हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th डेवलपमेंट्स। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जैसे कोई छोटा सा फार्मर है, उसके छोटे से लैंड का टुकड़ा है, तो उसकी ये डेवलपमेंट गोल होगा कि उसके छोटे से लैंड के टुकड़े पे ही उसकी अच्छी फसल हो, ये उसका डेवलपमेंट गोल होगा। सिमिलरली डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर पर्सन, इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ किसी एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक एरिया में डैम बन रहा है, ठीक है, कोई एक एरिया है जहाँ पे डैम बन रहा है, तो उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट होगी, ठीक है, उसके बाद से वाटर की सप्लाई मिल जाएगी इरिगेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक डेवलपमेंट है किसके लिए, जो वो डैम बनवा रहा है, या फिर रहने वाले लोगों के लिए जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। लेकिन डैम के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनके घर जो है उनको वहाँ से जाना पड़ेगा, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट गोल नहीं है। इसका ये मतलब है कि कोई भी एक चीज़ अगर किसी के लिए डेवलपमेंट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव भी साबित हो सकती है। इनकम एंड अदर गोल्स। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम एंड अदर गोल्स में क्या आता है कि पीपल वांट मोर इनकम, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहिए। मनी एक मटेरियलिस्टिक थिंग है। मटेरियलिस्टिक थिंग का मतलब है एक कोई फिजिकल चीज़ को हम छू सकते हैं, जैसे मनी हो गया, हाउस हो गया, कार हो गया, जैसे कि पेन है, बुक है, ये सारी की सारी फिजिकल चीज़ को हम देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो गई। मनी है, मनी एक मटेरियलिस्टिक थिंग है जो कि हर किसी को चाहिए होता है। मनी और मटेरियलिस्टिक थिंग दैट वन कैन बाय विद इट, जो कि मनी से कोई भी कुछ भी खरीद सकता है, और जो भी उसको नीड होती है तो कोई भी मनी से खरीद सकता है। इज़ वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स। तो हमारी लाइफ जिस पे डिपेंड करती है ना, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मनी होता है। हाउ एवर द क्वालिटी ऑफ आर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स सच एज इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो कि फिजिकली जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स दिए। लेकिन हमारी जो लाइफ है ना, वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अलावा नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे भी डिपेंड करती है, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, या आज़ादी हो गई, ठीक है, सिक्योरिटी हो गई, या फिर रिस्पेक्ट हो गई। ये सारी की सारी नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग है जिस पे हमारी लाइफ बहुत ही इक्वली डिपेंड करती है। फॉर डेवलपमेंट पीपल टुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट के लोगों के पास मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं। द डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली क्या होता है कि लोगों को सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं वही नहीं चाहिए होती हैं, उनको नॉन मटेरियलिस्टिक मतलब कोई अदर चीज़ें जो उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई इंसान कहीं पे उसको बहुत ही अच्छी जॉब मिली हुई है, लेकिन उसको वहाँ पे सैलरी उसकी सैलरी वहाँ पे बहुत अच्छी है, उसकी जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पास उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाता है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही इनफ नहीं होती है, और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हर किसी की अलग अलग गोल्स होती हैं, मतलब कोई पर्सन उसकी अलग अलग गोल्स हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, देखिए अलग अलग लोगों के लिए ना अलग अलग चीज़ें डेवलपमेंट हो सकती है। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, मतलब देश में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट। अगर देश में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट होगा, तो उस नेशन का भी जो वो कंट्री है वो भी तो डेवलप होगी। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक जो कंट्री है ना, तो कंट्री के लोगों की ना जो कन्फ्लिक्टिंग नोशंस, उनकी कन्फ्लिक्टिंग सोच हो सकती है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो लोगों की जो सोच है, जो उनकी धारणाएं हैं कि भाई डेवलपमेंट क्या होगा नेशन के लिए, तो वो कन्फ्लिक्ट भी कर सकती हैं अलग अलग लोगों के लिए, और उनकी अलग अलग नोशंस होती है, उनकी अलग अलग सोच होती है कि भाई किस तरीके से क्या होना चाहिए। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। टू कंपेयर कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो किसी भी कंट्री की कितनी इनकम है ना, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जा चुकी है, ठीक है। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। तो ये माना गया है कि जो कंट्रीज़ जिनकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप हैं अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में जिनकी इनकम लेस है। एज द डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट पॉपुलेशन, मतलब किसी कंट्री की कम पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वहाँ के लोगों की, उस कंट्री की बेसिकली लोगों की इनकम कम हुई, तो कंट्री की इनकम भी कम हो गई। कोई देश है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसकी इनकम क्या हुई, लोगों की इनकम ज़्यादा है, तो कंट्री की इनकम भी ज़्यादा हो गई। तो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन अर्न्स। तो टोटल
टोटल जो है वो हमें नहीं बता सकता है कि एवरेज पर्सन, उस कंट्री में रहने वाला एक पर्सन कितना कमाता है, इसीलिए हम लोगों ने कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम को निकालना शुरू किया। तो एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम is the total income of the country divided by its total population. It is also called per capita income. Very very important. क्या बोला? एवरेज इनकम, ठीक है, जैसे कि एवरेज इनकम मान लीजिए एवरेज इनकम इक्वल होती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो टोटल इनकम ऑफ कंट्री, तो टोटल इनकम कंट्री की कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि एक एवरेज इनकम मतलब उस कंट्री में रहने वाला एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो कितना कमाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज ये देखिए यहाँ है, एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कंट्री है जहाँ पे 5 लोग रहते हैं, और जैसे मान लीजिए कोई कमाता है, एक 20 रुपये कमाता है, एक 5 रुपये, फिर एक और 5 रुपये, 10 रुपये और एक 10 रुपये, ठीक है, उनकी इनकम होगी। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 20, 30, 40, 50, तो ये 50, तो इसके इस फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। मतलब उसकी एवरेज इनकम जो है वो 10 रुपये निकल के आ गया। मतलब उस कंट्री में रहने वाला एक जो 5 में से जो एक व्यक्ति है ना वो 10 रुपये कमाता है। लेकिन तो ये एवरेज का ये फॉर्मूला होता है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि उस कंट्री में रहने वाला व्यक्ति जो है वो एवरेज कितना कमाता है। In World Development Reports, per capita income is used in classifying countries. तो World Development Reports के हिसाब से इसको एवरेज इनकम को ना पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। क्लासीफाई कंट्री मतलब कंट्री को क्लासीफाई करने के लिए कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री पुअर है, तो उसको क्लासीफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो कंट्री ना पर कैपिटा जिनकी इनकम, ठीक है, एनुअल मतलब हर साल $12,056 इतनी से ज़्यादा होगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 9 to 10 लाख इतनी, ठीक है, इससे ज़्यादा होगी तो उनको हम लोग रिच कंट्री बोलेंगे। सिमिलरली अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम इतनी है, इससे कम है, ठीक है, इस जो आपको अमाउंट दी गई है इससे कम है, तो उसको तो जिनकी इनकम जो है ना वो इस चीज़ से इससे कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लो इनकम कंट्रीज बोलेंगे, ठीक है, मतलब उनकी इनकम कम है। तो और यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी गई है कि US डॉलर, अरे 1820 पर एनम, ठीक है, इसको देख लीजिएगा पर एनम। तो अगर इतने से राइट इट क्लियरली पर एनम, ठीक है, अगर इतने से, ठीक है, इस हिसाब में आती है उसकी, तो मतलब इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा है तो उसको हम लोग डेवलपिंग कंट्री को मतलब बोलेंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी अमीर नहीं और ज़्यादा भी गरीब नहीं। इसमें आता है हम लोगों का इंडिया, ये इसमें नहीं आता है, ये जो मैंने तीसरा केस बनाया उसमें आता है इंडिया। इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इस जो ऐसी कंट्रीज हैं इनको हम डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे, ये भी डेवलप नहीं है। और इंडिया जिस कैटेगरी में आता है वो इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। Income and other criteria. When we think of a nation or a region besides average income, public facilities are equally significant attributes. तो सिर्फ हम लोग एवरेज इनकम के हिसाब से या पब्लिक फैसिलिटीज़ के हिसाब से नहीं बता सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ मतलब मनी जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती कि कोई भी कंट्री कितनी रिच है और कितनी पुअर है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इंपॉर्टेंट रखनी पड़ती है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है, दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड वाटर। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जैसे कि लोगों को, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सिटीजन को। तो जैसे पब्लिक फैसिलिटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, वाटर, फूड, शेल्टर, ये सारी की सारी चीज़ें पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती है। तो जिस कंट्री में जितनी अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज़ होगी वो उस कंट्री को भी डेवलप्ड हम मानेंगे। मतलब अलग अलग तरीके से, जैसे कोई कंट्री किसी चीज़ में अच्छी है, कोई कंट्री किसी चीज़ में अच्छी है। यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका क्या मतलब है कि ये इंडिकेट करता है उन बच्चों को, जैसे कि जो बच्चे 1 साल मतलब 1 ईयर के पहले ही जिनकी मतलब जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मतलब न्यू बॉर्न जो चाइल्ड है वो 1 साल के होने से पहले ही जो सर्वाइव नहीं कर पाते, जिनकी डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जिस देश में जितनी कम होगी वहाँ पे उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो जितनी कम होगी तो वो उस कंट्री मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट में या कंट्री में क्या है? अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है लिटरेसी रेट,
लिटरेसी रेट क्या होती है कि भाई किसी जो लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, अब वो 1000। अच्छा यहाँ पे भी ये वाला जो मैंने बताया IMR, ठीक है, तो पर 1000 मतलब 1000 बच्चों में कितने बच्चे हैं जो कि जिनकी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 250 बच्चे हैं, 250 मतलब ऐसे शिशु हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो ये रेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में भी जो है 7 साल से ऊपर के बच्चे, ठीक है, जिनको लिखना और पढ़ना आता है, तो उसमें से 1000 है। तो फॉर एग्जांपल इससे कितने बच्चों को आता है लिखना पढ़ना, फॉर एग्जांपल 800 बच्चों को आता है, ठीक है, तो इसकी लिटरेसी रेट हो गई। उसके बाद आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो होता है 14 और 15 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल में अटेंड करते हैं। जो क्या कहते हैं अटेंडेंस होती है ना, तो जैसे 1000 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से मान लीजिए 800 बच्चे या 850 बच्चे जाते हैं, तो ये इसकी नेट अटेंडेंस रेशियो हो गई। तो ये चीज़ें कुछ थी जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आती है हाँ, उसके इन सबके बाद थी पब्लिक फैसिलिटीज़, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट का ध्यान रख के हमें डेवलप करनी चाहिए। तो सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग फ्यूचर की नीड्स को ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही गलत है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, तो फ्यूचर जनरेशन का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। Scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. Some of the examples are, तो अभी जो जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसको इस तरीके से करना है, हमें इको फ्रेंडली मैनर में करना है, जैसे कि हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो चीज़ें बचा, जैसे कोल हो गया, ठीक है, ये क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको फिर से वापस से बनने के लिए। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो डेवलपमेंट हो लेकिन इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो और फ्यूचर की जनरेशन्स जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग कुएं खोद के पानी निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर का, है ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनको बेसिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसका ये मतलब है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अरे हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कर रही है, तो हम लोग को सस्टेनेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है एक हाँ ठीक है, एक BMI बॉडी मास। BMI जैसे कि BMI में बेसिकली BMI इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो BMI में बेसिकली आप लोग क्या करते हैं कि अपनी वेट जो है, वेट हो गया डिवाइडेड बाय हाइट, ठीक है, मीटर में लेकर उसको स्क्वायर करते थे। तो अगर ये फॉर्मूला से आप लोग करते तो आप लोग को पता लग जाता है कि आप लोग नॉर्मल है या ओवर वेट है या फिर नॉर्मल से भी कम है, मतलब आप लोगों को और ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। Okay, so here we completed our chapter. This is the one shot. I hope this is helpful for you, and don't forget to check out the question and answers of this chapter. Thank you so much.